यूरोप में छुट्टियां बिताने का सपना कौन नहीं देखता। मतलब पेरिस की गलियां हों या स्विट्जरलैंड की वादियां, इटली का खाना, उफ। खासकर गर्मियों में तो यूरोप की बात ही कुछ और है। हाँ बिल्कुल। और इस सपने को सच करने की जो चाबी है ना, वो है शेंगन वीज़ा। एग्जैक्टली तो आज हम इसी शेंगन वीज़ा की कह सकते हैं पहेली को सुलझाने वाले हैं। ये वो एक वीज़ा है जो आपको यूरोप के लगभग 27 देशों में घूमने की इजाज़त देता है। वो भी बिना हर देश के लिए अलग-अलग वीज़ा अप्लाई करने की झंझट के। सोचिए, एक वीज़ा और आप फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन कहीं भी जा सकते हैं। तो आज हम इसी पूरी प्रक्रिया को बारीकी से समझेंगे। मतलब ये है क्या, अप्लाई कैसे करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और हाँ, वो आम गलतियां जिनसे बचना बहुत ज़रूरी है। हाँ, क्योंकि हमने देखा है इंडिया से रिजेक्शन रेट थोड़ा सा ज़्यादा है। है ना? तो हमारी ये सारी जानकारी बेस्ड है कुछ पर्सनल अनुभवों पर, मतलब कई बार वीज़ा मिलने और यूरोप घूमने के एक्सपीरियंस पर। बिल्कुल। और साथ ही वीज़ा प्रोसेस की जो बारीकियां हैं, उसकी समझ पर। हमारा मकसद बस यही है कि ये प्रोसेस थोड़ा आसान लगे, कॉन्फिडेंस आए अप्लाई करने में, और वो यूरोप वाला सपना वो सच हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। ये शेंगन वीज़ा आखिर है क्या? देखिए, जैसा आपने कहा, ये एक सिंगल वीज़ा है। जो शेंगन एरिया है ना, उसके जितने भी सदस्य देश हैं, करीब 27 देश हैं अभी, उनमें घूमने की इजाज़त देता है। इसमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, स्विट्जरलैंड जैसे सारे पॉपुलर डेस्टिनेशंस आ जाते हैं। हाँ, लगभग सारी। पर यह भी जानना ज़रूरी है कि कौन से देश इसमें शामिल नहीं हैं। अच्छा, हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट है। जैसे यूनाइटेड किंगडम, मतलब इंग्लैंड, स्कॉटलैंड वगैरह, वो शेंगन का हिस्सा नहीं है। आयरलैंड भी नहीं है, ग्रीनलैंड भी नहीं है। तो अगर लंदन जाना है तो शेंगन वीज़ा काम नहीं आएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके लिए यूके का अलग वीज़ा चाहिए। ठीक है। और हम आज जिस वीज़ा की बात कर रहे हैं वो टूरिस्ट वीज़ा है ना? हाँ, मेनली टूरिस्ट वीज़ा, जिसे ऑफिशियली शॉर्ट टर्म यूनिफॉर्म शेंगन वीज़ा या टाइप सी वीज़ा कहते हैं। ये आपको किसी भी 180 डेज़ के पीरियड में मैक्सिमम 90 दिन तक शेंगन एरिया में रहने देता है। 180 दिन में 90 दिन। ओके। ओके। हाँ, और इसमें भी एंट्री के टाइप होते हैं। सिंगल एंट्री, डबल एंट्री, मल्टीपल एंट्री। इनका क्या मतलब हुआ? सिंगल एंट्री मतलब वीज़ा वैलिडिटी के दौरान आप सिर्फ एक बार शेंगन जोन में एंटर कर सकते हैं। बाहर निकल गए तो दोबारा नहीं जा सकते, भले ही वीज़ा वैलिड हो या दिन बचे हों। अच्छा। डबल एंट्री में 2 बार, और मल्टीपल एंट्री, जिसे MULT लिखा होता है, उसमें आप वीज़ा वैलिडिटी पीरियड के दौरान जितनी बार चाहें आ जा सकते हैं। ओह, तो मल्टीपल एंट्री बेस्ट है फिर, तो ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। हाँ, आमतौर पर मल्टीपल एंट्री ही सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है। खासकर अगर आप आसपास के नॉन शेंगन देशों में भी जाने का सोच रहे हैं, जैसे यूके या कोई और देश, तो वापस शेंगन में आने के लिए मल्टीपल एंट्री चाहिए होगी। समझ गई। तो ये तो हुई वीज़ा की बेसिक बातें। अब आते हैं सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट पर, एप्लीकेशन प्रोसेस। कहाँ से शुरू करें? सबसे पहला कदम क्या है? हाँ, यहीं पर लोग सबसे ज़्यादा अटकते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे ज़रूरी कदम है सही एम्बेसी या कॉन्सुलेट चुनना। मतलब किस देश में अप्लाई करना है। इसके क्या नियम है? इसके बिल्कुल साफ नियम है। पहला नियम, अगर आपकी ट्रिप में कोई एक देश ऐसा है जहां आप सबसे ज़्यादा रातें बिताने वाले हैं, जैसे मेन डेस्टिनेशन। हाँ, आपका मेन डेस्टिनेशन, मान लीजिए आप 10 दिन के लिए जा रहे हैं, 5 रातें फ्रांस में, 3 स्पेन में, 2 इटली में, तो आपको फ्रांस की एम्बेसी या कॉन्सुलेट में अप्लाई करना होगा। ओके। और अगर सब जगह बराबर दिन रुक रहे हो तो, जैसे 4 दिन फ्रांस, 4 दिन जर्मनी, 4 दिन स्विट्जरलैंड? हाँ, ऐसी सिचुएशन में दूसरा नियम लगता है। तब आपको उस देश की एम्बेसी में अप्लाई करना है जहां आप शेंगेन एरिया में पहली बार कदम रखेंगे। मतलब आपकी एंट्री का पहला पोर्ट। अच्छा, मतलब जिस देश की फ्लाइट पहले लैंड करेगी। एग्जैक्टली। अगर आपकी पहली फ्लाइट पेरिस जा रही है तो आपको फ्रांस में अप्लाई करना होगा, भले ही आप बाकी देशों में भी बराबर समय बिता रहे हो। ये नियम फॉलो करना इतना जरूरी क्यों है? लोग सोचते होंगे कहीं से भी अप्लाई कर देते हैं। नहीं नहीं, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि वीजा देने की जिम्मेदारी उसी देश की होती है जो आपका मेन डेस्टिनेशन है या फर्स्ट एंट्री पॉइंट। गलत एम्बेसी में अप्लाई किया तो वीजा समझिए रिजेक्ट ही होगा। ओह। कई बार एजेंट्स बोलते हैं कि अरे फलाने देश से अप्लाई कर दो, वहां आसान है। लेकिन अगर आपकी ट्रैवल आइटिनरी उसको सपोर्ट नहीं करती तो वो पक्का रिजेक्ट होगा। तो हमेशा अपनी असली आइटिनरी के हिसाब से ही एम्बेसी चुनें। ठीक है, तो एम्बेसी फाइनल हो गई। अब अगला कदम। मैंने VFS ग्लोबल का नाम बहुत सुना है। हाँ, VFS ग्लोबल। देखिए, कई सारी एम्बेसीज जैसे फ्रांस, जर्मनी, इटली वगैरह है, उन्होंने वीज़ा एप्लीकेशन के जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम है ना, जैसे फॉर्म लेना,
डॉक्यूमेंट चेक करना, फीस लेना, बायोमेट्रिक्स लेना, हम्म। वो वीएफएस ग्लोबल जैसी बाहरी कंपनियों को आउटसोर्स कर दिया है। तो आपको एप्लीकेशन अक्सर वीएफएस सेंटर पर ही जमा करनी होती है। ये पूरी तरह लेजिटिमेट है, कोई स्कैम नहीं है। तो हमें वीएफएस की वेबसाइट पर जाना होगा? हाँ, जिस देश में अप्लाई कर रहे हैं उसकी वीएफएस वेबसाइट पर। जैसे गूगल पर वीएफएस फ्रांस इंडिया सर्च करेंगे तो मिल जाएगी, वहीं से अपॉइंटमेंट बुक होती है। अच्छा, अपॉइंटमेंट। मेरा तो अनुभव कहता है कि फॉर्म भरने से भी पहले अपॉइंटमेंट देख लेना चाहिए कि मिल रहा है या नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये बहुत प्रैक्टिकल सलाह है, क्योंकि खासकर पीक सीजन में जैसे मई, जून, जुलाई की गर्मी की छुट्टियों में अपॉइंटमेंट स्लॉट्स मिलना मुश्किल हो जाता है। हाँ, मैंने सुना है महीनों पहले बुक हो जाते हैं। हाँ, तो बेहतर है कि पहले वीएफएस की वेबसाइट पर जाएं, देखें कि आपकी ट्रैवल डेट्स के हिसाब से अपॉइंटमेंट कब का मिल रहा है। अपॉइंटमेंट मिल जाए, फिर आराम से फॉर्म भरें और डॉक्यूमेंट्स तैयार करें। अपॉइंटमेंट वाले दिन वीएफएस सेंटर पर होता क्या है? देखिए, वहाँ मुख्य रूप से 3 चीजें होती हैं। एक तो आपके बायोमेट्रिक्स लिए जाते हैं, उंगलियों के निशान और डिजिटल फोटो। ओके। दूसरा, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जमा किए जाते हैं, वो चेक करते हैं कि लिस्ट के हिसाब से सब कुछ है या नहीं। और तीसरा, आप वीजा फीस और वीएफएस की सर्विस फीस जमा करते हैं। ये फीस कितनी होती है अंदाजन? वीजा फीस तो स्टैंडर्ड है, अभी करीब 80 यूरो है शेंगेन की, जो रुपए में करीब 7,000 साढ़े 7,000 बनती है। वीएफएस अपनी सर्विस का चार्ज अलग से लेता है, वो करीब 2800 से 3,000 के आसपास होता है। तो मतलब 10 साढ़े 10,000 का खर्चा तो यही हो गया। हाँ, फीस का। और पेमेंट के लिए क्रेडिट कार्ड रखना बेस्ट है, पर थोड़ा कैश भी रख लें तो अच्छा है, कभी कभी मशीन काम नहीं करती। और हाँ, एक और चीज, कुछ एजेंट्स बोलते हैं कि हम ज्यादा पैसे लेकर जल्दी अपॉइंटमेंट दिलवा देंगे। ये सच होता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सब फ्रॉड है। वीएफएस की अपॉइंटमेंट्स ऑनलाइन सिस्टम से बुक होते हैं और जो स्लॉट अवेलेबल है वही मिलते हैं, कोई एजेंट उन्हें बदल नहीं सकता। तो ऐसे झांसों में ना आए। हाँ, और अपॉइंटमेंट लेटर का प्रिंट आउट ले जाना न भूलें, उसके बिना अंदर घुसने नहीं देते। बिल्कुल। अच्छा, चौथा पॉइंट है टाइमिंग। कब अप्लाई करें? कितना पहले अप्लाई करना चाहिए? रूल ये है कि आप अपनी ट्रिप से 6 महीने पहले तक अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 4 से 6 हफ्ते पहले तो जरूर कर दें। 4 से 6 हफ्ते मतलब 1.5 महीना पहले? हाँ, और अगर पीक सीजन में जा रहे हैं तो मैं तो कहूँगा 2-3 महीने पहले ही कर दें, सेफ साइड रहने के लिए, क्योंकि अपॉइंटमेंट मिलने में और फिर प्रोसेस होने में टाइम लगता है। प्रोसेस होने में कितना टाइम लगता है नॉर्मली? स्टैंडर्ड टाइमलाइन 15 कैलेंडर दिन है, लेकिन ये बढ़ भी सकता है। 30 दिन या 45 दिन भी लग सकते हैं, अगर केस कॉम्प्लेक्स है या डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी है या उन्हें और वेरिफिकेशन करना है, तो मार्जिन लेकर चलना बहुत जरूरी है। ओके, तो टाइमिंग का ध्यान रखना है। अब 5वां कदम, एप्लीकेशन फॉर्म भरना। हाँ, ये फॉर्म आमतौर पर ऑनलाइन भरा जाता है, उस देश की एम्बेसी या वीएफएस की वेबसाइट पर लिंक मिल जाता है। इसमें आपकी बेसिक डिटेल्स होती हैं, नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट डिटेल्स, आपकी यात्रा का मकसद, कब से कब तक जा रहे हैं, कहाँ रुकेंगे वगैरह। इसमें कोई खास टिप? हाँ, एक जरूरी टिप, फॉर्म में एक सेक्शन होता है नंबर ऑफ एंट्रीज रिक्वेस्टेड, वहां हमेशा मल्टीपल सिलेक्ट करें। भले एक ही बार जाने का प्लान हो। हाँ, फिर भी इससे वीजा ऑफिसर को लगता है कि आप शायद दोबारा भी जाना चाहें, और कई बार वो आपको बिना मांगे ही लंबी वैलिडिटी का मल्टीपल एंट्री वीजा दे देते हैं। कोई गारंटी नहीं है, पर कोशिश करने में क्या हर्ज है। ये अच्छी टिप है। और फॉर्म भरते हुए किन बातों का ध्यान रखें? सबसे जरूरी, एक्यूरेसी। हर एक डिटेल, नाम की स्पेलिंग, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट नंबर, सब कुछ आपके पासपोर्ट और बाकी डॉक्यूमेंट से हर्फ बहर्फ मिलना चाहिए। जरा सी गलती से भी रिजेक्शन हो सकता है। बाप रे। और दूसरी बात, ईमानदारी। अगर आपका वीजा पहले कभी रिजेक्ट हुआ है किसी भी देश का, तो फॉर्म में उसे जरूर मेंशन करें। छुपाए नहीं, उनके पास सारा रिकॉर्ड होता है। छुपाने की कोशिश करेंगे और पकड़े गए तो आगे के लिए बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। सही बात है। और फॉर्म भरने के बाद एक बार किसी और से, दोस्त या फैमिली मेंबर से चेक जरूर करवा लें। कई बार अपनी गलती नजर नहीं आती। हाँ, ये तो है। चलिए, अब आते हैं उस सेक्शन पर जिसका नाम सुनते ही कई लोग थोड़ा घबरा जाते हैं, जरूरी डॉक्यूमेंट्स, वो लिस्ट। हाँ, डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट थोड़ी लंबी जरूर है, पर हर डॉक्यूमेंट का अपना एक लॉजिक है, एक पर्पस है। आपको एक अच्छा मोटा सा फोल्डर तैयार करना पड़ता है। शायद इतना मोटा? हाँ, कह सकते हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। मेन डॉक्यूमेंट्स। सबसे पहला और मेरे हिसाब से सबसे जरूरी, कवर लेटर। कवर लेटर मतलब एक चिट्ठी एम्बेसी के नाम। ये इतना जरूरी क्यों है? ये सिर्फ चिट्ठी नहीं है, ये आपकी एप्लीकेशन का चेहरा है। आप वीजा ऑफिसर से सीधे बात कर रहे हैं इसके जरिए। आप उन्हें बता रहे हैं कि आप कौन हैं,
क्यों जाना चाहते हैं और क्यों आपको वीज़ा मिलना चाहिए। अच्छा, तो इसमें क्या-क्या लिखना चाहिए? देखिए, इसमें कुछ चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। पहला, आपकी यात्रा का साफ-साफ मकसद, टूरिज्म, फैमिली विजिट, बिजनेस जो भी है, और बिल्कुल सटीक डेट्स, कब जा रहे हैं, कब वापस आ रहे हैं। ठीक है। दूसरा, आपका प्रोफेशन या बैकग्राउंड, आप करते क्या हैं, नौकरी करते हैं, अपना बिजनेस है, स्टूडेंट हैं, और अगर कुछ खास है जैसे आप ट्रैवल ब्लॉगर हैं तो वो मेंशन करें। तीसरा, अगर आपने पहले विदेश यात्राएं की हैं तो उनका जिक्र करें, खासकर अगर शेंगेन या यूके यूएस का वीजा मिला हो। ओके। चौथा, और ये बहुत जरूरी है, भारत से आपके मजबूत संबंध यानी स्ट्रॉन्ग टाइज। आपको ये दिखाना है कि आपके पास इंडिया वापस आने के पक्के कारण हैं, आपकी नौकरी, आपका परिवार, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। मतलब उन्हें यकीन दिलाना है कि आप वहां जाके गायब नहीं हो जाएंगे। एग्जैक्टली, उन्हें यह भरोसा चाहिए कि आप वीजा खत्म होने पर लौट आएंगे। पांचवा, अगर आप लंबी वैलिडिटी या मल्टीपल एंट्री वीजा चाहते हैं तो उसका रिक्वेस्ट करें और कारण बताएं। और आखिर में आपने साथ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं उसकी एक लिस्ट दे दें। और अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है तो ये लेटर उनके बिजनेस लेटर हेड पर होना चाहिए, इससे ज्यादा प्रोफेशनल लगता है। समझ गई। तो कवर लेटर बहुत ध्यान से बनाना है। अगला क्या है? फाइनेंशियल प्रूफ, पैसों का सबूत। हाँ, आपको ये दिखाना है कि आपके पास ट्रिप का खर्चा उठाने के लिए और अपने देश में आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी साबित करने के लिए पर्याप्त साधन है। तो इसके लिए क्या लगता है? बैंक स्टेटमेंट। हाँ, बैंक स्टेटमेंट तो चाहिए ही, पिछले 3 से 6 महीने के। 6 महीने क्या हो तो ज्यादा अच्छा है। इसमें आपकी रेगुलर इनकम, सैलरी या बिजनेस इनकम दिखनी चाहिए। सिर्फ वीजा के लिए अचानक से बहुत सारा पैसा डालना वो थोड़ा सस्पिशियस लगता है। अच्छा, और सिर्फ बैंक स्टेटमेंट काफी है? नहीं, साथ में पिछले 2 या 3 साल के इनकम टैक्स रिटर्न्स यानी ITR की कॉपी लगाना बहुत जरूरी है। ये आपकी स्टेबल इनकम का प्रूफ होता है। ITR और बैंक स्टेटमेंट, और कुछ? अगर आप नौकरी करते हैं तो अपनी लेटेस्ट सैलरी स्लिप्स लगा सकते हैं, और कंपनी से एक NOC यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होता है। NOC, उसमें क्या लिखा होता है? उसमें आपकी कंपनी लिख कर देती है कि आप उनके एम्प्लॉई हैं, इस पद पर हैं, कब से काम कर रहे हैं, आपकी छुट्टी मंजूर हो गई है और उन्हें आपकी इस यात्रा से कोई आपत्ति नहीं है और आप छुट्टी के बाद वापस ज्वाइन करेंगे। ओके, ये भी जरूरी है। और बिजनेस वालों के लिए? वो अपने बिजनेस रजिस्ट्रेशन के पेपर्स, GST रजिस्ट्रेशन अगर हैं तो पिछले कुछ महीनों के करंट अकाउंट स्टेटमेंट या हाल के कुछ इनवॉइस की कॉपी लगा सकते हैं। और क्या हम FD या म्यूचुअल फंड्स के पेपर्स भी लगा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, एडिशनल प्रूफ के तौर पर आप अपने इन्वेस्टमेंट्स जैसे म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स या प्रॉपर्टी के पेपर्स की कॉपी भी लगा सकते हैं। ये सब मिलकर आपकी ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और इंडिया से आपके जुड़ाव को मजबूत करते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल प्रूफ हो गया। अब आइटिनरी यानी यात्रा का पूरा प्लान। हाँ, आपको एक डिटेल्ड डे वाइज आइटिनरी देनी होती है। किस दिन कहाँ होंगे, क्या देखेंगे, कहाँ रुकेंगे। क्या ये बिल्कुल पक्की होनी चाहिए? बाद में बदल नहीं सकते? देखिए, वीजा एप्लीकेशन के लिए ये लॉजिकल और डिटेल्ड होनी चाहिए, और सबसे जरूरी उस एम्बेसी के हिसाब से होनी चाहिए जहां आप अप्लाई कर रहे हैं। मतलब अगर फ्रांस में अप्लाई किया है तो आइटिनरी में फ्रांस में सबसे ज्यादा दिन दिखने चाहिए या एंट्री फ्रांस से होनी चाहिए। वीजा मिलने के बाद आप चाहें तो इसमें थोड़े बहुत बदलाव कर सकते हैं, लेकिन एप्लीकेशन के वक्त ये कंसिस्टेंट होनी चाहिए। और हाँ, इसे प्रैक्टिकल रखें। ऐसा ना लगे कि आप 10 दिन में 8 देश भाग भाग कर घूम रहे हैं। हाँ, वो तो है। आजकल तो ChatGPT से भी बनवा लेते हैं लोग। हाँ, मदद ले सकते हैं, पर उसे अपने हिसाब से कस्टमाइज करना जरूरी है। और हर रात का हिसाब होना चाहिए, या तो होटल का नाम, या अगर रात में ट्रैवल कर रहे हैं तो उसका मेंशन। ओके, तो आइटिनरी से ही जुड़ा है अगला पॉइंट, होटल बुकिंग्स। बिल्कुल, आपको अपनी आइटिनरी के हिसाब से हर रात के लिए होटल बुकिंग का प्रूफ देना होता है। क्या ये कंफर्म्ड बुकिंग होनी चाहिए, पैसे देकर? मेरी सलाह यह है कि आप booking.com या अगोड़ा जैसी वेबसाइट से फ्री कैंसलेशन वाले होटल बुक करें। मतलब जिनकी बुकिंग आप बाद में बिना किसी चार्ज के कैंसिल कर सकें। अच्छा, ताकि अगर प्लान बदला या वीजा नहीं मिला तो पैसे ना डूबे। एग्जैक्टली। वीजा मिलने के बाद आप चाहें तो अपनी पसंद का कोई और होटल बुक कर लें या इन्हीं को कंफर्म कर दें, लेकिन एप्लीकेशन के टाइम रिफंडेबल बुकिंग्स सेफ रहती हैं। और अगर किसी दोस्त या रिश्तेदार के यहाँ रुक रहे हो तो उनसे एक इनविटेशन लेटर लेना होगा। उसमें वो लिखेंगे कि आप उनके मेहमान हैं, उनके पते पर रुकेंगे, कब से कब तक, साथ में उनके ID प्रूफ
जैसे पासपोर्ट या रेजिडेंस कार्ड, और एड्रेस प्रूफ की कॉपी भी लगानी पड़ सकती है। कुछ देश स्पॉन्सरशिप लेटर भी मांगते हैं। ठीक है, होटल हो गया, अब फ्लाइट्स। हाँ, आपको आने और जाने दोनों तरफ की फ्लाइट रिजर्वेशन दिखानी होती है। ये आपकी आइटिनरी की डेट से मैच करनी चाहिए। क्या फ्लाइट टिकट भी पूरी पेमेंट करके लेनी होती है? वो तो बहुत रिस्की है। नहीं, यहाँ भी वही सलाह है। या तो फुली रिफंडेबल टिकट बुक करें, जो थोड़ी महंगी होती हैं, या फिर कई एयरलाइंस या ट्रैवल एजेंट्स ऐसी बुकिंग का ऑप्शन देते हैं जिसे आप बिना पेमेंट किए कुछ दिनों के लिए होल्ड कर सकते हैं, या फिर सिर्फ रिजर्वेशन दिखा सकते हैं। मेन मकसद ये दिखाना है कि आपका आने जाने का इरादा पक्का है। वीज़ा मिलने के बाद आप अपनी सहूलियत से नॉन रिफंडेबल टिकट बुक कर सकते हैं। ये सही है, वरना वीजा ना मिले तो हजारों का नुकसान हो जाए। बिल्कुल। अब अगला डॉक्यूमेंट है ट्रैवल इंश्योरेंस। ये तो शायद कंपल्सरी है ना? हाँ, शेंगेन वीज़ा के लिए ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस बिल्कुल अनिवार्य है। इसके बिना वीज़ा लगेगा ही नहीं। इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं? 3 मुख्य ज़रूरतें हैं। पहला, मिनिमम 30,000 यूरो यानी 30,000 यूरो का मेडिकल कवरेज होना चाहिए। इसमें इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट, हॉस्पिटलाइजेशन और ज़रूरत पड़ने पर रेपैट्रिएशन यानी पार्थिव शरीर को वापस लाने का खर्च भी कवर होना चाहिए। ओके। दूसरा, ये पॉलिसी सभी शेंगेन देशों में वैलिड होनी चाहिए। तीसरा, ये आपकी पूरी यात्रा अवधि को कवर करनी चाहिए। जिस दिन आप शेंगेन एरिया में एंटर कर रहे हैं उस दिन से लेकर जिस दिन बाहर निकल रहे हैं उस दिन तक। इसका खर्चा कितना आता है? यह आपकी उम्र, यात्रा की अवधि और कवरेज के हिसाब से बदलता है, पर अंदाजन 1,000 रुपये से लेकर 6,000 रुपये या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। कई अच्छी कंपनियां हैं इंडिया में जो ये देती हैं। और ये सिर्फ वीजा के लिए नहीं, वैसे भी जरूरी है शायद। बहुत ज़रूरी है। यूरोप में मेडिकल का खर्चा बहुत ज़्यादा है। भगवान ना करे, पर अगर कोई छोटी मोटी मेडिकल इमरजेंसी भी आ गई तो बिना इंश्योरेंस के बहुत भारी पड़ सकता है। तो ये आपकी अपनी सेफ्टी के लिए है। सही बात है। अच्छा, अब पासपोर्ट और पुराने वीजा। हाँ, आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। कब तक? आपकी यूरोप से वापसी की जो तारीख है उसके बाद भी कम से कम 3 महीने, बल्कि ज्यादातर देश 6 महीने की वैलिडिटी मांगते हैं। 6 महीने, ओके। और उसमें कम से कम 2 खाली पन्ने होने चाहिए वीजा स्टैंप लगाने के लिए। और अगर आपके पास पुराने पासपोर्ट हैं जिनमें पहले के वीजा लगे हैं, खासकर यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या पहले के शेंगेन वीजा, हाँ, तो उनकी फोटोकॉपी जरूर लगाएं। ये आपकी ट्रैवल हिस्ट्री दिखाता है और आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ाता है। इससे लगता है कि बंदा घूमता है और वापस आ जाता है। बिल्कुल। अब आते हैं एक छोटी सी पर बहुत ट्रिकी चीज पर, फोटो। हाँ, फोटोग्राफ। इसकी रिक्वायरमेंट्स बड़ी अजीब होती हैं। अजीब नहीं, बस बहुत स्पेसिफिक होती हैं, और जरा सी भी गड़बड़ हुई तो फोटो रिजेक्ट हो जाती है। क्या क्या ध्यान रखना है इसमें? सबसे पहले, फोटो बिल्कुल लेटेस्ट होनी चाहिए, 6 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं। साइज एकदम फिक्स है, 35 mm चौड़ी, 45 mm लंबी। 35 × 45 mm। हाँ, बैकग्राउंड एकदम सफेद होना चाहिए। ऑफ वाइट या हल्का नीला भी नहीं चलेगा, बिल्कुल प्लेन वाइट। ओके। चेहरा फोटो का 70 से 80% हिस्सा कवर करना चाहिए। एक्सप्रेशन एकदम न्यूट्रल, कोई स्माइल नहीं, मुंह बंद। स्माइल भी नहीं करनी? नहीं, बिल्कुल न्यूट्रल। और अगर बाल लंबे हैं तो कान साफ दिखने चाहिए। बाल चेहरे पर नहीं आने चाहिए। चश्मा अगर पहनते हैं तो कोशिश करें कि ना पहने। अगर पहनना जरूरी है तो फ्रेम पतला हो और शीशे पर कोई चमक या रिफ्लेक्शन ना हो। बाप रे, इतने नियम! हाँ, इसीलिए सबसे अच्छा है कि किसी प्रोफेशनल स्टूडियो में जाएं और उन्हें बोलें कि शेंगेन वीजा के लिए फोटो चाहिए। उन्हें सारे स्पेसिफिकेशंस पता होते हैं। मेरी माँ की फोटो एक बार रिजेक्ट हो गई थी क्योंकि बैकग्राउंड हल्का सा नीला था। वहीं वीएफएस सेंटर पर दोबारा खिंचवानी पड़ी, बड़ी दिक्कत हुई। हाँ, ये बहुत कॉमन है, तो फोटो को लाइटली ना लें। अच्छा, और अगर कोई डिपेंडेंट अप्लाई कर रहा है, जैसे हाउसवाइफ, स्टूडेंट या रिटायर्ड पर्सन, हाँ, जो खुद नहीं कमाते, उन्हें अपने डॉक्यूमेंट्स के अलावा जो उन्हें स्पॉन्सर कर रहा है, जैसे पति, पिता या बेटा, उनके भी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे। आईटीआर, बैंक स्टेटमेंट, जॉब या बिजनेस का प्रूफ, उनका आईडी प्रूफ, और एक स्पॉन्सरशिप लेटर भी लगेगा जिसमें वो लिखेंगे कि वो इनका सारा खर्चा उठाएंगे। ओके, तो ये भी ध्यान रखना है। तो ये हो गई पूरी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट। बाप रे! हाँ, है थोड़ी लंबी, पर एक बार समझ आ जाए तो मुश्किल नहीं है। आप जरा ये बताएं कि इस सब में जेब कितनी ढीली होती है, मतलब खर्चा कितना आता है? देखिए, अगर आप सब कुछ खुद करते हैं बिना किसी एजेंट के, तो मोटा मोटा हिसाब लगाएं। वीजा फीस हो गई करीब 7,000 साढ़े 7,000 रुपये। वीएफएस की सर्विस फीस करीब 3,000 रुपये। ओके। ट्रैवल इंश्योरेंस मान लीजिए 1,000 से 6,000 के बीच, डिपेंडिंग ऑन द प्लान।
ठीक है। और अगर आप पासपोर्ट कुरियर से मंगवाते हैं तो उसका चार्ज 500 से 1000 रुपये और लग सकता है। तो कुल मिला के करीब 11,500 से 18,000 रुपये के बीच का खर्चा आ सकता है प्रति व्यक्ति। 11 से 18,000 सिर्फ वीजा प्रोसेस का? हाँ, ये सिर्फ वीजा एप्लीकेशन और इंश्योरेंस का खर्चा है। और अगर किसी एजेंट से करवाएं तो एजेंट अपनी फीस अलग से लेगा। वो 2,500 से 5,000 रुपये या उससे ज्यादा भी हो सकती है। ये एजेंट और उनकी सर्विस पर डिपेंड करता है। एजेंट से करवाने का फायदा क्या है और नुकसान? फायदा यह है कि आपको फॉर्म भरने, अपॉइंटमेंट लेने, डॉक्यूमेंट सही से लगाने में थोड़ी मदद मिल जाती है। आपकी भागदौड़ बीत सकती है। नुकसान यह है कि पहली बात तो आपको एक अच्छा और भरोसेमंद एजेंट मिलना चाहिए। हाँ, ये जरूरी है। और दूसरी बात, एजेंट सिर्फ आपकी मदद कर सकता है। फाइनल जिम्मेदारी आपकी ही है। खासकर कवर लेटर जैसी चीजें जो बहुत पर्सनल होती हैं, वो आपको खुद ही ध्यान से बनवानी पड़ेंगी। एजेंट आपकी कहानी नहीं लिख सकता। मतलब एजेंट पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है? बिल्कुल नहीं। अपनी रिसर्च खुद भी करनी चाहिए। आजकल कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी हैं जैसे अकबर ट्रैवल्स, एटलस वगैरह, जो वीजा असिस्टेंस देते हैं। उनके बारे में रिव्यूज मिले जुले हैं, तो अगर उन्हें इस्तेमाल करना है तो पहले अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लें। ओके। अब एक सवाल जो बहुत लोग पूछते हैं, क्या लंबी वैलिडिटी का वीजा मिल सकता है, जैसे 1 साल का या 2 साल का, मल्टीपल एंट्री? हाँ, ये बहुत कॉमन सवाल है। बार बार अप्लाई करने की झंझट से बचने के लिए लोग चाहते हैं कि एक बार में लंबा वीजा मिल जाए। तो ये कैसे पॉसिबल है? देखिए, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। ये पूरी तरह एम्बेसी के वीजा ऑफिसर के ऊपर है। लेकिन हाँ, कुछ चीजें हैं जो आपकी संभावना बढ़ा सकती हैं। जैसे कि? पहला, अपने कवर लेटर में क्लियरली रिक्वेस्ट करें कि आपको लंबी वैलिडिटी और मल्टीपल एंट्री वीजा क्यों चाहिए। कोई ठोस कारण दें, जैसे आप अगले साल फिर जाना चाहते हैं या बिजनेस के लिए जरूरत है। दूसरा, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री दिखाएं। अगर आपके पासपोर्ट पर पहले से अच्छे देशों के वीजा हैं और आपने पहले भी शेंगन वीजा लेकर नियमों का पालन किया है, तो ये बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। अच्छा। तीसरा, वही बात, भारत से अपने मजबूत संबंधों को बहुत अच्छे से साबित करें। फाइनेंशियल, फैमिली, जॉब, प्रॉपर्टी, जितना ज्यादा भरोसा दिलाएंगे कि आप वापस आएंगे, उतने ज्यादा चांस हैं। और चौथा, समय से अप्लाई करें। लास्ट मिनट एप्लीकेशन पर शायद वो उतना ध्यान ना दें। अगर आप 2-3 महीने पहले अप्लाई करते हैं तो उन्हें भी आराम से सोचने का टाइम मिलता है। तो ये कुछ टिप्स हैं लंबी वैलिडिटी के लिए। मान लीजिए वीजा मिल गया, पासपोर्ट पर वो स्टिकर लगकर आ गया। हाँ, तो वो खुशी का पल। लेकिन उस स्टिकर को समझना भी जरूरी है ना? हाँ, उस पर क्या क्या लिखा होता है? हाँ, ये बहुत जरूरी है, वरना अनजाने में ओवरस्टे या कोई और नियम तोड़ने का खतरा रहता है। उस पर कई चीजें होती हैं। जैसे? एक तो लिखा होगा वैलिड फॉर। वहां आमतौर पर इट एज शेंगन या शेंगन स्टेट्स लिखा होता है। मतलब ये सभी शेंगन देशों के लिए है। ओके। फिर होती हैं डेट्स, फ्रॉम, अनटिल। ये वीजा की वैलिडिटी है। मतलब आप इन तारीखों के बीच ही शेंगन एरिया में एंटर कर सकते हैं। ठीक है। फिर टाइप ऑफ वीजा, जो टूरिस्ट के लिए सी होता है। फिर नंबर ऑफ एंट्रीज, 01, 02 या मल्ट। ये हमने पहले डिस्कस किया। हाँ, सिंगल, डबल, मल्टीपल। और फिर सबसे जरूरी चीज, ड्यूरेशन ऑफ स्टे, डेज। यहां जितने दिन लिखे हैं, आप अपनी पूरी वीजा वैलिडिटी के दौरान कुल मिलाकर उतने ही दिन शेंगन एरिया में रुक सकते हैं। अच्छा, ये वैलिडिटी पीरियड से अलग है? हाँ, बिल्कुल। यही लोग कंफ्यूज होते हैं। मान लीजिए आपका वीजा 1 जनवरी से 30 जून तक वैलिड है, 6 महीने की वैलिडिटी। एंट्री टाइप मल्ट है, लेकिन ड्यूरेशन ऑफ स्टे लिखा है 30 डेज। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि आप 1 जनवरी से 30 जून के बीच चाहे 5 बार शेंगन एरिया में जाएं, लेकिन आपकी सारी ट्रिप्स मिलाकर टोटल दिन जो आप शेंगन में बिताएंगे वो 30 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ओ, ऐसा नहीं चाहिए हर बार 30 दिन मिल रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो 6 महीने की पूरी वैलिडिटी में टोटल 30 दिन का स्टे अलाउड है। और वो 90-180 वाला रूल तो हमेशा ऊपर से लागू रहता ही है। ये समझना तो बहुत ही जरूरी है, वरना पता चला ओवरस्टे कर गए। एग्जैक्टली। तो ये थी शेंगन वीजा प्रक्रिया की काफी डिटेल्ड जानकारी। सुनने में थोड़ी मुश्किल लग सकती है, पर अगर ठीक से समझा जाए, तैयारी की जाए, तो हो जाता है। बिल्कुल। थोड़ी मेहनत और ध्यान की जरूरत है, पर नामुमकिन बिल्कुल नहीं है। और उम्मीद है इस बातचीत से कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे, प्रोसेस थोड़ा आसान लगा होगा। हाँ, मुझे तो काफी क्लैरिटी मिली है। तो अब जब वीजा का रास्ता थोड़ा साफ दिख रहा है, तो बस ये सोचना है कि यूरोप में वो कौन सा एक खास अनुभव है जिसके लिए आप सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं। क्या वो फ्रांस में आईफल टावर देखना है, या रोम के कोलोसियम में घूमना है, या स्विट्जरलैंड की बर्फीली वादियों में खो जाना है। ये जानकारी उस सपने को कितना करीब ले आई है। वाह, ये सोचने के लिए एक बहुत अच्छा सवाल है।
उम्मीद करते हैं कि हमारी ये चर्चा सुनने वालों के यूरोप ट्रिप प्लान करने में मददगार साबित होगी। ये हमारी जानकारी की इस गहरी खोज का एक हिस्सा था। बिल्कुल। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ और नई जानकारी के साथ। तब तक अपने सपनों की उड़ान भरते रहिए।